कैसे हैं आप लोग? हम लोग बेटा आज लेक्चर 3 है हमारा, ठीक है। इससे पहले की बातें मैं आपको लेक्चर 2 में बता चुका हूं। हमने स्टार्ट किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इन प्लांट्स इन एनिमल्स 2 था। सबसे पहले हम इन एनिमल्स स्टार्ट किए थे। एनिमल्स में बडिंग, फिजन और फ्रैगमेंटेशन, 3 मैंने आपको लेक्चर 2 में बता दिया था। वो आप लोग जाकर जरूर से देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। उन दोनों लेक्चर के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे चौथा टॉपिक हमारा है स्पोरुलेशन, और स्पोरुलेशन के बाद एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो वो भी उसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरुलेशन का, ठीक है। तो स्पोरुलेशन के बारे में आपको बता दूं, स्पोरुलेशन एक एडवांस टेक्निक है। स्पोरुलेशन एक कह सकते हो एडवांसमेंट है किसका? मल्टीपल फिजन का। अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई देखिए, मल्टीपल फिजन क्यों हो रहा था मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों में मल्टीपल फिजन होने का मेन रीजन था अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म चाहता था कि नंबर ऑफ प्रोजेनी उसकी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए। क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होगा, या उसकी स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, या डेड हो जाएंगे, ठीक। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए या अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए वो मल्टीपल फिजन करते थे। अब मल्टीपल फिजन में भी उन्होंने कोशिश किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि मल्टीपल फिजन का भी जो रिजल्ट हो, मल्टीपल फिजन की वजह से भी जो नए नए और ऑर्गेनिजम्स हैं या अबंडेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो मैक्सिमम के चांसेस सर्वाइवल के हों। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन की वजह से 10 प्रोजेनी प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। 10 में से 8 डिस्ट्रॉय हो रही है और 2 बच रही है, तो ऐसे तो उनकी पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। तो वो कोई कुछ ऐसा मतलब नेचर के दिमाग में चल रहा था, कुछ ऐसा लगातार इवोल्यूशन चल रहा था कि किसी वजह से ऐसा हो जाए कि इस मल्टीपल फिजन में भी कुछ ना कुछ ऐसा एडवांसमेंट हो जाए जिसकी वजह से ये 10 ऑर्गेनिज्म है, 10 में से 4, 5, 6 या सर्वाइवल चांसेस ज्यादा ऑर्गेनिज्म के बन जाएं। तो वहां पर हमारा टॉपिक स्पोरुलेशन आता है, ठीक है। तो स्पोरुलेशन को मैं आपको स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फिजन बिकम इंडिविजुअली सराउंडेड बाय अ रेजिस्टेंट कोट, ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया कि एडवांसमेंट है। जब मल्टीपल फिजन के जो रिजल्ट हैं, मल्टीपल फिजन से जो नए नए इंडिविजुअल्स निकले हैं या नए नए इंडिविजुअल्स बने हैं, जब उनके चारों ओर एक रेजिस्टेंट कोट आ जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंट कोट हियर? मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंट कोट कि वो कोट जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर बाहर से कवर कर लिया और वो उसको अनफेवरेबल कंडीशन में जो हार्म होने वाला है उससे बचाएगी, इसलिए नाम पड़ा रेजिस्टेंट कोट, ठीक है। तो बाय रेजिस्टेंट कोट और सिस्ट वॉल, सिस्ट बोलते हैं जो चारों ओर सराउंडिंग होती है। सिस्ट मतलब होता है एक कह सकते हो परत, है ना। तो सिस्ट वॉल बिफोर देयर रिलीज, अब ऑर्गेनिज्म के बॉडी से पहले ही ये उनके अंदर इंसिस्टेशन, सिस्ट होने को बोलते हैं इंसिस्टेशन, ठीक है। तो इंसिस्ट हो जाए बिफोर द रिलीज फ्रॉम द पैरेंट इज नोन एज स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन क्या था? वो प्रोसेस जब कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन कर रहा है और उसकी बॉडी में बाहर से ही सिस्ट बन जा रही है, बाहर से ही एक लेयर सराउंड कर दे रही है जो कि उसको बचाएगी किससे? बाहर निकलने के बाद, एनवायरमेंट में आने के बाद एनवायरमेंटल डिस्ट्रेस से या एनवायरमेंटल स्ट्रेस से जो उसको होने वाला है, ठीक। अब देखिए इंसिस्टेड प्रोडक्ट्स, इंसिस्टेड क्या है? वो जो स्पोरुलेशन के अंदर जो स्पोर्स बने थे उनके बाहर जो कोटिंग हो चुकी थी, तो अब विथ कोटिंग पूरा क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल ये स्पोर है, ये ऑर्गेनिज्म बना था, ये उसके बाहर इंसिस्टेशन हुआ, मतलब ये सिस्ट है, सिस्ट है और ये डॉटर सेल है। When daughter cell is surrounded by cyst, ठीक है, और फिर जब ये बॉडी से बाहर आ रहे हैं तो इनको हम बोलते क्या है? ये डायग्राम हो गया स्पोर का, इनको बोलते हैं स्पोर्स। सिंगल स्पोर, ये मल्टीपल बन जाएंगे तो स्पोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इंसिस्टेड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड स्पोर्स। तीसरा है दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एडवांसमेंट टू मल्टीपल फिजन।
बात समझ में आ रही है आपको? इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो है ये मल्टीपल फिजन में क्या हुआ, एज एडवांसमेंट आया। मल्टीपल फिजन में क्या हुई, एडवांसमेंट हुई। स्पोरुलेशन इज फाउंड इन, अभी एग्जांपल कहां कहां पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है अर्ली पाया जाएगा। अर्ली जब हमारा मतलब कि इन्वायरमेंट डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। मेरे इन्वायरमेंट डेवलप होने कहने का मतलब है कि हम बहुत मेनी मिलियन ईयर्स को बात कर रहे हैं, प्री कैम्बियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हुआ किसमें, मोनेरेंस में, प्रोटिस्टेंस में, लोअर फंजाई, क्योंकि हायर फंजाई आते आते हमारा इन्वायरमेंट बहुत सूटेबल हो गया, तो फिर यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो लोअर फंजाई, प्रोटिस्टिया, मोनेरेंस, इज दैट क्लियर? तो ये टॉपिक था हमारा स्पोरुलेशन। अब स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ये स्पोर्स इंसिस्टेड डॉटर सेल्स आप कह सकते हैं। तो स्पोर्स जो है ये दो टाइप के होते हैं, जू स्पोर्स और कोनिडिया, ठीक है। जू स्पोर्स आपको बताया टाइप्स ऑफ स्पोर्स दो टाइप के हैं, जू स्पोर्स और कोनिडिया, हमारे यहाँ पढ़ना है आपको। तो जू स्पोर में स्टार्ट करते हैं। जू स्पोर में सबसे पहले है दे आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक मींस दे आर वेरी स्मॉल, मोटाइल मतलब दे कैन मूव। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर विथ 1 or 2 फ्लैजिला, ठीक है। तो इनमें फ्लैजिला हो सकता है 1 या 2, उससे भी ज्यादा कहीं कहीं पाए जाते हैं, 3-4 तक हो सकते हैं। तो दे आर मोटाइल स्ट्रक्चर, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे कैन मूव बिकॉज ऑफ फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला ना होता तो दे कैन नॉट मूव। कोनिडिया में फ्लैजिला नहीं है तो दे कैन नॉट मूव। सेकंड पॉइंट है, अच्छा लाइफ जो है, पहले मैं अभी आपको एक सेंटेंस बता दे रहा हूं सिर्फ, और इसका रीजन वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा जब इवोल्यूशन में आएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो लाइफ सबसे पहले स्टार्ट हुई थी एक्वेटिक हैबिटेट में, सबसे पहले लाइफ स्टार्ट हुई एक्वेटिक हैबिटेट में, बाद में हम टेरेस्ट्रियल पे आए। तो इन एक्वेटिक हैबिटेट फ्लैजिला हेल्प टू स्विम इन प्रॉपर डिस्पर्सल। फ्लैजिला होने की वजह से एक्वेटिक हैबिटेट में दे कैन स्विम फॉर प्रॉपर डिस्पर्सल। व्हाट वाज द नीड ऑफ प्रॉपर डिस्पर्सल? देखिए ये सब लाइंस होती हैं, आप पढ़ के निकल जाते हो, इनको आप समझना स्टार्ट कर दोगे तो बायोलॉजी बहुत इजी लगेगी। व्हाट वाज द नीड ऑफ प्रॉपर डिस्पर्सल? अगेन ये स्पोरुलेशन क्यों हो रहा है बेटा? मल्टीपल विजन की वजह से। मल्टीपल विजन क्यों हो रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से। तो अगर ये सारे स्पोर जितने प्रोड्यूस हुए हैं, अगर सब एक ही जगह पर रहेंगे और उस अनफेवरेबल कंडीशन का इंपैक्ट उस जगह पे ही हुआ तो स्पीशीज खत्म। तो होता क्या था, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती थी ना, तो ये लोग कोशिश करते थे कि प्रॉपर्ली डिस्पर्स हो जाएं अलग अलग स्पेसेस में या अलग अलग प्लेसेस में डिस्पर्स हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल एक बड़े से पॉन्ड में अलग अलग प्लेसेस में डिस्पर्स हुए, अनफेवरेबल कंडीशन का इंपैक्ट आधे पॉन्ड में पड़ा, आधे में नहीं पड़ा। तो जो आधे में पड़ा उस आधे के ऑर्गेनिजम्स तो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन आधे जब ये प्रॉपर डिस्पर्स हो गए थे वो तो बच गए ना। दिस वाज द रीजन फॉर प्रॉपर डिस्पर्सल। तीसरा एग्जांपल्स में क्लामाइडोमोनास, एल्ब्यूगो, यूलोथ्रेक्स, ये अब याद करिएगा। ये हैं जू स्पोर्स, ये इनका न्यूक्लियस है, सेल बॉडी, और ये फ्लैजिला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोनिडिया, ये लोअर प्लांट्स में पाया गया है। फंजाई में आप कोनिडिया के बारे में पढ़ते हैं। दे आर नॉन मोटाइल एक्सोजिनस, दे कैन नॉट मूव बिकॉज़ दे डू नॉट हैव फ्लैजिला। एक्सोजिनस मतलब, एक्सो मतलब होता है बाहर, जीनस मतलब ऑर्गेनिज्म, मतलब जीनस मतलब जिस जीनस का है। तो एक्सोजिनस देखिए बॉडी के बाहर ही निकल रहे हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा एक्सोजिनस, ठीक है। एंडोजिनस होता तो बॉडी के अंदर ये स्पोर्स बन रहे होते। तो दे आर नॉन मोटाइल एक्सोजिनस स्पोर्स व्हिच डेवलप थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शंस। तो देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा शेप या एक्स्ट्रा डेवलपमेंट, ठीक है। तो थ्रू कंस्ट्रिक्शंस ऑन द टिप्स ऑफ हाइफी, ये हाइफी है सारे, ये रेड कलर में यहाँ पर हाइफी है, और नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ये आपने फंजाई में पढ़ा था क्लास 11th में। फंजाई लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, सबसे नीचे से लास्ट थर्ड लाइन पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। तो यहाँ पर देखिए ये हाइफी हैं, इनके ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस हैं, और ये सब क्या बनाते हैं, देखिए सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है। तो डेवलप थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑन द टिप्स ऑफ हाइफी, और जब अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाएगी देन दे विल डिस्पर्स एंड विल ग्रो इन अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? एग्जांपल है पेनिसिलियम, एस्परजिलस, तो ये आपका दिया हुआ है कोनिडिया, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो ऐसे हमारा स्पोरुलेशन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स खत्म होता है। नाउ वी हैव टू मूव टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स स्पोरुलेशन के साथ खत्म हो गया। हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें सिर्फ एक
टाइप का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, कोई भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट अगर प्लांट से डिटैच हो गया और उससे नया प्लांट अराइज कर गया तो दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और जिस पार्ट से अराइज किया है दैट पार्ट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। बहुत सारे पार्ट डिटैच होते हैं, सब में से नहीं नया प्लांट निकलता है, तो जिस पर्टिकुलर पार्ट से नया प्लांट निकल आया तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। यहाँ पे लिखा भी हुआ वही बातें, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट, और दूसरा these vegetative structures are called vegetative propagules, और this process help in multiplication of seedless plant। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीडलेस प्लांट में ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर प्लांट सीड वाला हुआ तो जाहिर सी बात है इट विल सीड जो है फॉर्मेशन किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो गैमेट्स रहे होंगे, और जब गैमेट्स रहे होंगे तो किस बात का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो सीडलेस प्लांट में ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। एग्जांपल है आपका शुगर केन, बनाना एटसेट्रा। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो दो टाइप का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। दो टाइप का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस रूट से होते हैं, स्टेम से होते हैं, लीफ से होते हैं। ठीक है, और हमारे आर्टिफिशियल कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग है, इसके बारे में बहुत डिटेल्ड आपके सिलेबस में नहीं है, तो जितना भी है मैं उतना कवर करने की कोशिश करूंगा आपको। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सबसे पहले रूट्स आएगा। तो होता क्या है कि बर्ड प्रेजेंट होती है रूट्स पे, और उन बर्ड्स पे छोटा सा स्टेम, एक लीफ, तो कह सकते हो एक स्मॉल एसेक्सुअल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर निकल आता है। स्मॉल एसेक्सुअल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर निकल आता है जो कि कंप्लीट प्लांट को आगे डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो बर्ड प्रेजेंट ऑन रूट्स ग्रोज इन लीफी शूट्स कॉल्ड स्लिप्स। अच्छा, जो एक छोटा सा शूट निकल आया और एक लीफ निकल आया ना, उसको हम स्लिप बोलते हैं। तो एक छोटे छोटे पार्ट को स्लिप बोलेंगे। ठीक है, तो स्लिप्स को बोलते हैं, और ईच स्लिप गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जैसे रूट्स पे है, रूट्स पे थोड़ा सा शूट निकल आया, फिर एक लीफ निकल आई, तो उसको हमने अलग कर लिया, तो एक स्लिप हो गई। उसको ले जाके कहीं पर भी प्लांट में शो किया तो नया प्लांट निकल आया। ठीक है, नहीं भी शो किया तो प्लांट खुद से, तो ईच स्लिप गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। एग्जांपल है हमारे पास स्वीट पोटैटो का, टिनोस्पोरा, डेलिया एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब स्टेम्स में कैसे होता है, देखिए, underground modified stems possess buds which grow into a new plant। अब कई तरीके से हैं, सकर्स, राइजोम, बल्ब, ट्यूबर। तो थोड़ी बहुत अभी हम बात करेंगे सकर्स में कैसे होता है, थोड़ा बहुत बात करेंगे राइजोम में, बल्ब में, ट्यूबर में, और सबके एग्जांपल की बात भी करेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सकर्स से। सकर्स में हम लोग बात करेंगे तो दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ इरेक्ट शूट। They arise from the base of erect shoot, grow horizontally, ये मतलब horizontal है, ये vertical है, तो grow horizontally in the soil and then come out to form a new aerial shoot। तो करते क्या है, they rise from the base of erect shoot। erect मतलब vertical, तो एक vertical shoot के base से, एक vertical shoot के, एक वर्टिकल शूट के, ये एक वर्टिकल शूट है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसके बेस से अराइज करेंगे, सॉइल पे रन करेंगे और फिर ग्रो कर जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ अ इरेक्ट शूट, ग्रो हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल एंड देन कम आउट टू फॉर्म अ न्यू एरियल शूट। एग्जांपल है मिंट, क्रिसैंथेमम। दूसरा हमारे पास राइजोम का, तो दीज आर मॉडिफाइड स्टेम्स विच बर्ड्स एंड सफिशिएंट फूड स्टोरेज। ठीक है, तो ये बर्ड्स हैं, मतलब दे डिटैच एंड विद सफिशिएंट फूड स्टोरेज होने का फायदा क्या है कि दे कैन मूव फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से क्यों मूव हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास पेरेंट बॉडी के पास चिपके क्यों रहेंगे, खाना चाहिए होगा, बट इनके पास है एबंडेंट फूड स्टोरेज, तो ये निकल जाएंगे, डिटैच होंगे और कहीं दूर जाके अ पीस ऑफ राइजोम कंटेनिंग बड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ठीक है, थोड़ी दूर जाके भी ये ग्रो कर सकते हैं। एग्जांपल है जिंजर, टर्मरिक, बनाना। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बल्ब। बल्ब से कैसे होता है, दे आर हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। हाईली रिड्यूस्ड मतलब बहुत कम साइज में होंगे। हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम विद अ नंबर ऑफ बर्ड्स, इसमें नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत ज्यादा होंगी। अनियन है, लिली है, गार्लिक है, हो सकता है आपने कभी इनका प्लांट देखा हो तो आप इसलिए समझ पाएंगे इन लोगों को।
ठीक है। चौथा हमारा होगा ट्यूबर्स के बारे में। ट्यूबर्स के बाद हम बात करेंगे क्रीपिंग स्टेम्स के बारे में। फोर्थ हमारा है ट्यूबर। दे आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस हैविंग सेवरल बड्स। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस हैविंग सेवरल बड, फॉर एग्जांपल आइज ऑफ पोटैटो। ये तो आपने अपने घर पे देखा होगा, जब बहुत दिनों तक आलू आप रख देते हैं तो आलू से कुछ ट्यूब निकलने लगता है, ठीक है, तो आप करते क्या, उसको हटा देते हैं। बट बेटा वो जो जहां से ट्यूब निकल रहा है ना, वो एक्चुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो ट्यूबर है, वो आई का ट्यूब है। वहां से अगर आप कट करके आलू को ले जाके जमीन में सो कर देंगे, सॉइल में सो कर देंगे, तो वहां से नया प्लांट निकल आएगा आलू का, ठीक है। तो आपने देखा होगा वो आई ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट हमारा क्रीपिंग स्टेम्स। ये था भी अंडरग्राउंड स्टेम्स, जिसमें हम सकर्स, रनर्स और सकर्स, राइजोम्स, बल्ब, ट्यूबर की बात किए थे। अभी हमारा है क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम में दो लोग आएंगे, रनर्स और ऑफसेट। तो क्रीपिंग में क्या है, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू रनर्स और ऑफसेट। रनर्स क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स। रूट्स तीन टाइप की हैं, चैप्टर 5, ठीक है, क्लास 11 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें रूट्स तीन टाइप की दी हैं, प्राइमरी मतलब टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो ये दे प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट एट नोड्स एंड ईच नोड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ये दो नोड्स हैं और ये बीच का इंटर नोड है, नोड और ये बीच का इंटर नोड। दो नोड के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको इंटर नोड बोलते हैं। दे प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स एट द नोड्स एंड ईच नोड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। एग्जांपल आप याद करिएगा। ऑफसेट में क्या है, दे आर वन इंटर नोड, दे आर वन इंटर नोड, दे आर वन इंटर नोड, यानी इसकी बात कर रहा है सिर्फ इस पोर्शन। दे आर वन इंटर नोड डेवलपिंग टफ्ट ऑफ लीव्स एट द एपेक्स, और ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे यानी यहां पर टफ्ट ऑफ लीव्स बना लेंगी, और इन्हीं टफ्ट ऑफ लीव्स से एक नया प्लांट निकलेगा, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम हो गया आपका, क्रीपिंग स्टेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एरियल स्टेम, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीव्स और फिर बल्बिल, ठीक है। इसके बाद हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन खत्म हो जाएगा, फिर आर्टिफिशियल स्टार्ट होगा। हम आते हैं एरियल स्टेम्स पे। एरियल स्टेम्स पे लिखा हुआ है व्हेन एनी सेगमेंट ऑफ प्लांट फॉल ऑन द ग्राउंड एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। तो प्लांट का कोई भी सेगमेंट, लीफ गिर जाए, स्टेम का छोटा सा पार्ट गिर जाए, या कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट ग्राउंड पे गिरे और वहां से नया प्लांट ग्रो कर जाए, तो दैट कम्स अंडर एरियल स्टेम्स, दैट कम्स अंडर एरियल स्टेम्स। एग्जांपल है पंशिया, कैक्टस एटसेट्रा, ठीक है। तो स्टेम का पार्ट खत्म। स्टेम में हमारे पास था अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपिंग स्टेम, उसके बाद ये एरियल स्टेम। हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा लीव्स पे। लीव्स पे क्या है, सम प्लांट डेवलप्ड एडवेंटिशियस बड्स, सम प्लांट डेवलप एडवेंटिशियस बड्स। एक्चुअली ये बड्स जो है ये मार्जिन ऑफ लीव्स पे ग्रो कर जाते हैं। एडवेंटिशियस बड्स ऑन देयर लीव्स which get detached and develop into a new plant. Example है Bryophyllum begonia. Next हमारा bulbil. They are fleshy birds. They are fleshy birds मतलब they have storage of food, इसलिए fleshy. They are fleshy birds develop into the axil of foliage leaves. ठीक है. They grow into a new plant when they fall off. ठीक है, जब वो mature हो जाएंगे तो fall off और they will grow into a new plant. Example है Gabe, Oxalis lily, etc. ठीक है, ये हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए पहली बात तो हमें जरूरत क्या है, जब नेचर ही इतने सारे हेल्प कर रहा है, हमारी अंडरग्राउंड स्टेम दे रहा है, क्रीपिंग स्टेम दे रहा है, एरियल स्टेम दे रहा है, रूट्स दे रहा है, लीव्स दे रहा है, बल्बिल से दे रहा है, इतनी सारी चीजों से हेल्प कर रहा है, तो हमें जरूरत क्या है आर्टिफिशियल की। तो देखिए बेटा, प्लांट नेचुरली तब करेगा जब प्लांट मैच्योर होगा या प्लांट को जरूरत पड़ेगी। प्लांट हमारी जरूरत के हिसाब से वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं करेगा, लेकिन हमारी जरूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, तो हमें अपनी जरूरतों को कंप्लीट करने के लिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जरूरत पड़ी। अपनी जरूरतों को कंप्लीट करने के लिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जरूरत पड़ी, इसलिए हम
करते हैं वो। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव टॉपिक पे आ गए हैं लेक्चर 3 के, जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपगेशन था वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम करते क्या है, ग्राफ्ट करते हैं, दो प्लांट लेते हैं, एक प्लांट का रूट पार्ट और एक प्लांट का शूट पार्ट। शूट पार्ट में याद रखिएगा ट्विग छोटी सी जरूर होती है ताकि वो ग्रो कर सके प्लांट में। तो इन दिस मेथड पार्ट ऑफ टू प्लांट्स आर ज्वाइंड इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ देम ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, और दोनों पार्ट को लेके टाई कर देते हैं तब तक जब तक वो खुद में फिक्स ना हो जाए। अब ग्राफ्टिंग में दो चीजें होती हैं, होता है स्टॉक, एक होता है स्योन। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, रूटेड सपोर्टिंग पोर्शन। तो जिस प्लांट का रूट लिया जाता है उसको स्टॉक बोलते हैं, और स्कियोन या सियोन आप जो भी बोलना चाहें, तो स्कियोन जो है वो ज्वाइंट विद द ट्विग ऑफ अनदर प्लांट। और जिस प्लांट का ट्विग लेते हैं वो स्कियोन होता है, जिस प्लांट का रूट लेते हैं वो स्टॉक होता है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं अगर थ्योरी की बात करूं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा, तो थ्योरी में क्लास 12th में आप सब कुछ तैयार कर लीजिए, एनसीईआरटी जरूर से एक बार पढ़ लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और जिसके बारे में अगर एनसीईआरटी में सिंगल लाइन ट्यूबर भी लिखी है और उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपको ट्यूबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत कॉम्पैक्ट है लेकिन बहुत यूजफुल भी है, आपको पढ़ना एनसीईआरटी है। मेडिकल वालों को भी बता रहा हूं और ये इनको मतलब बोर्ड वालों को भी बता रहा हूं कि आपको पढ़ना तो एनसीईआरटी ही है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में कोई वर्ड एक बार दिया भी हुआ है वर्ड, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी 12th वालों के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल वालों के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा ज्यादा। आपको एग्जांपल याद रखना है कि ट्यूबर का एग्जांपल कौन है, बल्बिल का एग्जांपल कौन है, कटिंग किस में हो रही है, कटिंग में स्टेम से में किस में हो रहा है, रूट से कौन सा एग्जांपल है। तो आपको एग्जांपल मेनली याद करना है, थ्योरी आपको ज्यादा याद नहीं करनी है। लेकिन 12th के बोर्ड वाले बच्चों को बोलूंगा कि बेटा आपको थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थ्योरी याद करिए जरूर से। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी में एक सिंपल सा वर्ड भी दिया हुआ है तो उसके बारे में पूरी जानकारी एनसीईआरटी ये समझता है कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और वो आराम से बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपके हो सकता है। तो लेक्चर 3 हमारा यहीं पे स्टार्ट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 2 का नाम ले रहा था मैं। कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो प्लांट्स में कैसे, एनिमल्स में कैसे, फिर उसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। Bye. Till then, take care. Stay home. Stay safe.